हमारे साथ एक धन्य महत्वपूर्ण मेहमान आपकी स्क्रीन पर हैं। नाम है नरेंद्र आहूजा विदेव जी, दक्षिण कानपुर हरियाणा है। स्वागत है सर आपका बहुत बहुत वक्त निकालने धन्यवाद के लिए। पंकज जी, धन्यवाद एक बहुत वक्त निकालने के महत्वपूर्ण लिए विषय पर चर्चा के लिए। जी। जी। आज के दिन को किस तरीके से देखा जाए, क्योंकि शायद इस दिन की शुरुआत इसलिए हुई होगी, WHO ने, जहाँ तक मुझे याद है, 2004 इस दिन को मनाने के लिए अभियान चलाया और आज मनाया जा रहा है। शायद लोगों तक ज्यादा से ज्यादा जानकारी पहुंचे और लोग ज्यादा से ज्यादा रक्तदान करें। आप किस तरीके से देखते हैं इसकी महत्व को, अहमियत को, रक्तदान के आज के दौर में, जब रक्त को बेचा भी जाता है, रक्त को खरीदा भी जाता है? पंकज जी, रक्त एक ऐसी दवा है जो एक मनुष्य ही दूसरे मनुष्य को दे सकता है। ये रक्त किसी पशु का मनुष्य को नहीं दिया जा सकता। इस रक्त का आज तक कोई ऐसी इकाई नहीं बनी, निर्माण इकाई, जिसमें कि रक्त का निर्माण हो सके। अर्थात किसी एक मुसीबत में फंसे व्यक्ति को, जिसे या तो किसी बीमारी के कारण या चोट में रक्त बह जाने के कारण या किसी झगड़े में रक्त के सड़क पर बिखर जाने के कारण जान बचाने के लिए जब आवश्यकता पड़ती है, तो कोई अन्य मनुष्य ही आगे आकर के अपना रक्त दान करते हुए उसे जीवन दान दे सकता है। रक्तदान एक महादान है, जीवन दान है, और मैं यदि सही शब्दों में कहूं तो इससे बढ़िया दान, इससे उत्तम दान कोई हो नहीं सकता। हम अन्य धार्मिक कार्य करते हैं, लेकिन उन सभी धार्मिक कार्यों से ऊपर उठ करके जब हम देखते हैं तो सभी यज्ञों का निचोड़ जो निकलता है ना, वह रक्तदान निकलता है। हमें जीवन में जीते जीते रक्तदान और जाते जाते नेत्रदान, अंगदान आदि का संकल्प लेना चाहिए। उसके बिना हम इस समाज को चलाने में सफल या सक्षम नहीं हो पाते। एक छोटी सी बात कह देता हूं दर्शकों के लिए। हम नफरत की खेती करते हैं। हम न जाने क्यों समाज को जातियों के, धर्मों के, मतों के, मतांतरों के, कबीलों में बांट करके आपस में जब लड़ पड़ते हैं तो रक्त को हम सड़कों पर बहा देते हैं। लेकिन जब आवश्यकता पड़ती है किसी का जीवन बचाने की, तो ना जाने क्यों हम रक्तदान करने के मामले में पीछे रह जाते हैं और बहुत से भ्रम मन में पाल लेते हैं। आज विश्व रक्तदान दिवस है। देखिए कैसे WHO ने भी कितना सोच करके रखा कि मेरे देश में इस समय गर्मी होती है और कॉलेजों में अभी तो कोरोना चल रहा है, छुट्टियां ही हैं, लेकिन कॉलेज वगैरह में भी छुट्टियां रहती हैं, तो रक्त की बहुत ज्यादा कमी हो जाती है। तो विश्व रक्तदान दिवस मना करके इस प्रकार से रक्तदाताओं को सम्मानित करते हुए हम रक्तदान के लिए प्रोत्साहित करते हैं आज ही के दिन। जी पंकज जी। जी। लेकिन आहूजा सर, एक सवाल जी। मन में है, क्योंकि रक्तदान, महादान, जीवन दान, ये सब स्लोगन, ये सब लाइन लेकर हम लोग चलते हैं, लेकिन उन जी। सब के बीच भी मैं कोरोना मामले पर आऊंगा, लेकिन ये रक्त को खरीदा और बेचा जाता है, इसका व्यापार होता है। इस व्यापार को किस तरीके से समझा जाए? लोग डोनेट करते हैं इस नाम पर कि किसी की जिंदगी को बचाया जा सकता है, जरूरत पड़ने पर जी। उसे हमारा ब्लड दिया जाता है, लेकिन उस सबके बावजूद ये धंधा, क्या कहेंगे आप? हाँ, मैं इसको थोड़ा सा विस्तार में समझाने का प्रयास करता हूँ। जी जो रक्तदाता है ना, इसे हमने कानून के तहत 3 कैटेगरीज में बांटा। पहला जो वॉलंटरी ब्लड डोनर है, जिसे हम स्वैच्छिक रक्तदाता कहते हैं। दूसरा है रिप्लेसमेंट ब्लड डोनर, अर्थात यदि मेरा कोई भी रिश्तेदार, कोई मित्र, साथी, संगी, जानने वाला, जिसे आवश्यकता है किसी भी अस्पताल में रक्त की और उसे रक्त मिल जाए, उसके बदले में यदि मैं रक्तदान देने जाता हूं तो मैं रिप्लेसमेंट डोनर कहलाता हूं। और तीसरे प्रकार का रक्तदाता जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, उसे बोलते हैं एक
व्यावसायिक रक्तदाता जो रक्त को बेचने का काम करते हैं। प्रोफेशनल ब्लड डोनर उसको कहा जाता है। लेकिन यहाँ एक बात बतला दूं कि न केवल उच्चतम न्यायालय ने अपितु भारत सरकार ने भी भारत सरकार ने नोटिफिकेशन जारी करते हुए, आदेश जारी करते हुए, जो भी ऐसे रक्तदाता हैं जिन्हें हम प्रोफेशनल ब्लड डोनर की श्रेणी में रखते हैं, उन्हें पूरी तरह से प्रतिबंधित किया हुआ है। लेकिन आपके मन में जो प्रश्न आया या दर्शकों के मन में जो प्रश्न कुलबुला रहा होगा, उसका मैं उत्तर अवश्य देना चाहता हूं कि आवश्यकता पड़ने पर फिर भी हमें ब्लड सेंटर, जिसे हम ब्लड बैंक भी कहते हैं, जहां रक्त आवश्यकता पड़ने पर जारी किया जाता है, इशू किया जाता है, या जहां जाकर के हम रक्तदान करते हैं, तो वह रक्त देते समय पैसे क्यों लेते हैं। आप एक बात समझ लें कि रक्त केंद्र जो है, ब्लड सेंटर हैं, ब्लड बैंक हैं, इसे रक्तदान की प्रक्रिया से लेकर के रक्त को संभाल करके रखना, उसकी पूरी टेस्टिंग करना, जो एक ब्लड बैग रहेगा जिसमें एक सीपीडीए सॉल्यूशन रहता है, जिसमें रक्त सुरक्षित रहता है, इस पूरी की पूरी प्रक्रिया में बहुत से खर्चे आते हैं जो कि उस रक्त केंद्र को या ब्लड सेंटर को या ब्लड बैंक को वहन करने पड़ते हैं। रक्त को ना खरीदा जा सकता, ना बेचा जा सकता, लेकिन जो ब्लड सेंटर हैं, ब्लड बैंक हैं, वह रक्त के लिए अपने द्वारा किए गए खर्चों के बदले में पैसे ले सकते हैं। ऐसा आप तय जान लें। उसे रक्त को बेचने या खरीदने की श्रेणी में हम नहीं डाल सकते, ऐसा हमें समझना चाहिए। ऐसे लोग शिविर लगाते हैं, कैंप लगाते हैं, उन लोगों को किस तरह की सावधानियां बरतनी चाहिए, क्या होना चाहिए उस वक्त, क्योंकि खून है, कोई ऐसी पानी तो है नहीं कि इसको बचे रखें। अब उन सावधानियों को लेकर मेरा अगला सवाल है। बिल्कुल आपने सही प्रश्न किया कि ना तो हर व्यक्ति, ना ही हर संस्था रक्त लेने की अधिकारी है। रक्त को लेने के लिए, संचय करने के लिए, कलेक्ट करने के लिए कुछ संस्थाएं और कुछ नॉर्म्स, कानून बनाए गए हैं, जो कि ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट में औषधि एवं प्रसाधन अधिनियम के शेड्यूल एफ पार्ट 12C पार्ट 2 में आते हैं, पार्ट 12B पार्ट 2 में आते हैं कि जो रक्त शिविर लगाएगा उसे किस किस बात का ध्यान रखना है। और किसी भी रक्तदान शिविर को लगाने की अनुमति स्थानीय प्रशासन से, जिसमें कि सिविल सर्जन, उपायुक्त एवं अन्य अधिकारी, हमारे औषधि नियंत्रण अधिकारी आदि या सेक्रेटरी रेड क्रॉस शामिल रहते हैं, वो उसकी अनुमति देते हैं, पूरी जांच करते हैं कि जहां जो ब्लड लेने आ रहे हैं वो एक पंजीकृत रक्त केंद्र से हैं, रजिस्टर्ड या लाइसेंस्ड ब्लड वो है, बैंक है या सेंटर है, वो डॉक्टर भी साथ में आए हैं जो क्वालिफाइड हैं, या टेक्नीशियन साथ में आए हैं, और जो सामान जिनकी आवश्यकता है वो पूरी तरह से उसमें है। यहाँ मैं एक बात और बतला दूं कि अब प्रत्येक राज्य ने, जैसे हरियाणा ने भी और चंडीगढ़ में भी पीजीआई ने, या जो भी बड़े बड़े ऐसे ब्लड सेंटर्स हैं, ब्लड बैंक्स कहूंगा, आसानी से समझ में आएगा, उसका नाम अब बदल करके ब्लड सेंटर किया गया है। जो बड़े ब्लड बैंक हैं, उन्होंने एक ऐसी बस जो कि एयर कंडीशन रहती है और उसमें 4 लोग एक साथ रक्तदान दे सकते हैं, बनाई हुई हैं, और वो ब्लड डोनेशन के लिए जाती हैं, तो आपको अन्य किसी भी प्रकार की आवश्यकता नहीं होती। केवल आप रक्तदाताओं को मोटिवेट कीजिए, वहां तक लाइए, बाकी कौन कौन रक्तदान कर सकता है उसकी जांच वहां पर बैठे डॉक्टर या टेक्नीशियन कर लेते हैं, और जो इसमें सफल होते हैं, यानी कि रक्तदान करने के लिए वह स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं और सुरक्षित रक्तदान कर सकते हैं, केवल उन्हीं का रक्त लिया जाता है। और इस प्रकार से इन बातों का पूरा ध्यान कानून के अंतर्गत भी रखता है, और इसके लिए जो राष्ट्रीय संस्था है वो नेशनल ब्लड ट्रांसफ्यूजन काउंसिल है, और जो राज्य स्तर पर होता है वो स्टेट ब्लड ट्रांसफ्यूजन काउंसिल रहता है, और जिला स्तर पर ऐसा ही कार्य जो है डिस्ट्रिक्ट की काउंसिल्स करती हैं, जिसमें कि सिविल सर्जन हो, ड्रग कंट्रोल ऑफिसर हो, जिला के रक्त केंद्र हो, ब्लड बैंक्स हो या ब्लड सेंटर्स हो, मिलकर के इस काम को करते हैं। और इस काम में रक्तदान शिविर लगवाने वाली स्वैच्छिक संस्थाएं
ही उनका सहयोग करके रक्तदाताओं को मोटिवेट करते हुए उस स्थान तक लाती हैं ताकि रक्तदान को सुचारू रूप से करवाया जा सके। जी, रक्तदान सुचारू रूप से होता रहा है और रक्तदान जी, करने वाले लोग भी आगे आते रहे हैं सर। लेकिन सबके बावजूद भी एक महामारी कोरोना बीच में आ और पिछले जी, साल इस साल इसका प्रभाव तमाम चीजों पर पड़ा। और ऐसे वक्त में जब रक्त देना और लेना जिस तरीके से तमाम लोगों को जरूरत भी पड़ी, अब क्या ये कह सकते हैं कि कोरोना काल में इन तमाम रक्त से जुड़े हुए चीजें, यानी कि हम कहते हैं एक मुहिम हम लोगों ने चलाई रक्तदान शिविर लगाने की, रक्तदान करिए, जीवनदान करिए, जीवनदान कीजिए, इस तरीके की मुहिम पर कोई असर पड़ा कोरोना की वजह से? हाँ, मैं बिल्कुल स्वीकार करता हूँ कि कोरोना के कारण जब लॉकडाउन लगा, तो लॉकडाउन लगने के कारण ब्लड बैंक लगभग लगभग सूख गए थे। हालांकि जो एग्जेम्प्टेड लिस्ट आती थी उसमें ब्लड सेंटर्स को, हेल्थ फैसिलिटीज को, या कोई ब्लड डोनेशन करने जा रहा है तो उसको उसमें एग्जेम्पशन थी। लेकिन चूंकि लोग घर से बाहर नहीं निकल पा रहे थे तो रक्तदान बहुत कम हो गया था। और इसमें विशेष रूप से जिनको दिक्कत आई मैं उनका जरूर जिक्र करना चाहूंगा। कुछ छोटे छोटे बच्चे होते हैं जिन्हें थैलेसीमिया नामक बीमारी होती है, और थैलेसीमिया के बच्चों को यदि समय पर एक निश्चित अवधि में रक्त ना मिले तो उनकी मृत्यु हो सकती है। और बहुत सी ऐसी सामाजिक संस्थाएं हैं, एक मैं नाम भी लेना चाहूंगा, रविंद्र डुडेजा जी हैं फरीदाबाद में, जो फेडरेशन अगेंस्ट थैलेसीमिया चलाते हैं। अन्य भी बहुत सी सामाजिक संस्थाएं, किस किस का नाम लूं, पंचकुला में आया तो कोशिश एक प्रयास एक कोशिश है, स्माइल फॉर एवर है, बहुत सी सामाजिक संस्थाएं हैं जो रक्त दान के क्षेत्र में बहुत ही तन्मयता के साथ, बहुत दृढ़ता के साथ, बहुत लगन और परिश्रम के साथ कार्य कर रही हैं। तो उन थैलेसीमिया के बच्चों को किस प्रकार से रक्त की आवश्यकता की पूर्ति की जाए, वो भी कोरोना काल के अंदर, तो भारत सरकार कोरोना के प्रारंभ से लगभग पूर्व में ही मैं कहूंगा 11 मार्च 2020 को एक अधिसूचना लेकर के आई, जो कि मैंने आपको शेयर की है, यदि संभव हो तो आप उसको दिखाएंगे। उसमें जीएसआर नंबर 166 ई 11 मार्च 2020 की वह अधिसूचना थी, जिसमें कि पूरे विस्तार के साथ किस प्रकार से क्या क्या चाहिए हमें ब्लड डोनेशन कैंप्स को लगाने के लिए, क्या क्वालिफिकेशन डॉक्टर की होनी चाहिए, क्या मेडिकल, क्या टेक्नीशियंस की रहनी चाहिए, किस किस चीज की आवश्यकता है, आदि आदि वो पूरा देखते हुए दिया। और इतना ही नहीं, तो हमारी जो राष्ट्रीय संस्था है नेशनल ब्लड ट्रांसफ्यूजन काउंसिल, वो कोरोना के प्रारंभ होते ही, देखिए कितनी तेजी से सरकार ने काम किया इस समय के अंदर। वो 25 मार्च 2020 को, जब जनता कर्फ्यू के बाद अभी लॉकडाउन शुरू ही हुआ था, तभी वो पूरी डिटेल्ड गाइडलाइंस के साथ एनबीटीसी आ गया था, पूरी डिटेल्ड गाइडलाइंस के साथ। और इसमें एक एक चीज दी हुई थी कि इसमें किस किस बात का ध्यान रखा जाना है। अभी वैक्सीनेशन ड्राइव प्रारंभ हुआ तो एनबीटीसी ने, क्या भारत सरकार ने, जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने है, उन्होंने क्लियर शब्दों में बतलाया कि किस किस चीज की आवश्यकता रहेगी। क्या वैक्सीनेशन लेने वाला व्यक्ति कब तक रक्तदान कर सकता है, वैक्सीनेशन की पहली डोज के बाद कितने दिन तक रक्तदान किया जा सकता है, तो 14 दिन के बाद, दूसरी डोज के बाद फिर पुनः 14 दिन तक रुकना पड़ेगा। किसी को संक्रमण हो गया तो उसे 3 महीने तक रुक करके स्वस्थ होना पड़ेगा। कन्वलिसेंट प्लाज्मा, मैं जरूर इस बात का जिक्र करना चाहूंगा आज के कार्यक्रम में। शुरू में जब कोई भी और उपचार संभव नहीं था, तो हमने देखा कि कोरोना के विरुद्ध लड़ने के लिए जो कोरोना को हरा करके ठीक हो चुके और जिनके शरीर में उस कोरोना वायरस के खिलाफ एंटीबॉडीज बन चुकी हैं, तो वो अपने शरीर से उन एंटीबॉडीज का दान कन्वलिसेंट प्लाज्मा के रूप में करते हुए दूसरे जो मरीज को, जो लड़ रहा है कोरोना से, उसको सुरक्षित रखने के लिए दान में देता था। और ये एक बहुत बड़ी मुहिम चली। मैं यहाँ पर भी एक नाम जरूर लेना चाहूंगा, डॉक्टर सुचिन बजाज। उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण काम किया। स्टेप 1 नामक संस्था बना करके वॉलंटियर सारा दिन बैठ करके पॉजिटिव लाइन लिस्ट से जो ठीक हो चुके थे मरीज, उनको वो फोन करते थे और प्रेरित करते थे कि वो जाकर के कन्वलिसेंट प्लाज्मा दें। इस प्रकार से कोरोना की महामारी के समय में भी समस्त चीजों का ध्यान रखते हुए, हैंड हाइजीन हो,
चाहे वो सोशल डिस्टेंसिंग हो, चाहे फोटो खिंचवाने का भी लोभ रहता है, लालच रहता है मन में कि फोटो भी खींचनी चाहिए, उससे भी बचते हुए इन कामों को किया गया और उस समय भी मरीजों को सुरक्षित रखने का प्रयास किया गया और खास तौर पर थैलेसीमिया के एक भी बच्चे को हरियाणा राज्य में रक्त के अभाव में जाने नहीं दिया गया। और एक बात और बतला दूं कि मेरे राज्य में प्रोफेशनल डोनेशन भी नहीं है। कोई भी व्यक्ति पैसे लेकर के रक्तदान करता हो ऐसा संभव नहीं है। हाँ, हम मोटिवेशन देते हैं, उनको मोमेंटो दे देंगे, कुछ ना कुछ और ऐसी ट्रॉफी दे देंगे, एक सर्टिफिकेट दे देंगे, यहाँ लगाने के लिए एक बैज दे देंगे या एक टी शर्ट दे देंगे जिस पर संस्था का नाम रहेगा और उसमें रहेगा कि इन्होंने ब्लड डोनेट किया, ही इज ए ब्लड डोनर। एंड उसको मोटिवेट करने के पर्पज से तो हम देते हैं ये छोटी छोटी चीजें, वो केवल मोटिवेशन तक है, कोई उसके लिए हम ऐसा धन दे करके लालच देते हो ऐसा नहीं है जी। प्रोत्साहन भी दिया जाता है, मोटिवेट भी हम करते हैं, उन सबके बावजूद भी लोगों के मन में सवाल तो आता ही है। और खासकर कोरोना के काल में सवाल आया कि अगर हम रक्तदान करते हैं, किसी को ब्लड की जरूरत है, तो उन्होंने ये सोचा, उनके मन में लगा कि उनकी क्या एंटीबॉडी पर कोई फर्क पड़ेगा? अगर इसके बारे में कोई जवाब आप देना चाहें कि एंटीबॉडी पर फर्क पड़ता है, नहीं पड़ता है? कोई रक्तदाता रक्त देना चाहता है, उसके अंदर घबराहट, अगर ब्लड दे दिया तो एंटीबॉडी पर असर पड़ जाएगा, मैं बीमार हो जाऊंगा। नहीं, ऐसा ये एक मिथ है, ये एक भ्रम है जो लोगों के मन में रहता है। मैं मानता हूं बिल्कुल लोगों के मन में ये भ्रम रहता है कि मैं रक्तदान दे दूंगा और मैं 300-400 ml का रक्त दिया है तो 300-400 ml मेरा रक्त कम हो गया, अब ये रक्त बनेगा, कब तक बनेगा, नहीं बनेगा, तब तक मुझे कमजोरी का अनुभव होगा। मैं एक बात बड़े स्पष्ट तरीके से बतला दूं कि मेरे पुराने रक्त का निकल जाना और मेरे शरीर में नए रक्त का बनना, ये मेरे शरीर के अंदर सतत चलने वाली प्रक्रिया है। बोन मैरो है जो रक्त का निर्माण करती है। तो ऐसा सोचना, और बहुत जल्दी ही रक्त का दोबारा निर्माण हो जाता है और कोई कमजोरी महसूस नहीं होती। मैं स्वयं एक स्वैच्छिक रक्तदाता हूं और अब तो चलो आयु हो गई है, वैसे 18 से 65 वर्ष तक की आयु निर्धारित है एनबीटीसी द्वारा कि हम रक्तदान कर सकते हैं और ब्लड प्रेशर 80 से 120 रहना चाहिए, हीमोग्लोबिन 12.5 रहना चाहिए, टेम्परेचर भी अधिक नहीं होना चाहिए, जो है हमारा उतना जो सुरक्षित तापमान माना जाता है उतना ही रहना चाहिए, पल्स भी इतनी 50 से 100 के बीच में रहनी चाहिए, आदि आदि। तो और कोई संक्रामक रोग से हम ग्रस्त नहीं होने चाहिए यदि हम दे सकते हैं तो। ये वाला सवाल रहता है, ये शंका रहती है कि हीमोग्लोबिन कितना रहना चाहिए, तो लोग कहते हैं मेरा कम है, मैं ब्लड नहीं दूंगा और कम हो जाएगा, वो किलो में नापते हैं, लीटर में नापते हैं। क्या ये होता है कि अब थोड़ा बहुत असर पड़ता है? जी नहीं, हीमोग्लोबिन कम होता हो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हीमोग्लोबिन बिल्कुल भी कम नहीं होता है। हीमोग्लोबिन कम है, यदि 12.5 से कम है तो निश्चित रूप से रक्तदान के योग्य उस व्यक्ति को नहीं माना जाता, ये तय मान लीजिए। लेकिन 12.5 से यदि ऊपर है मेरा हीमोग्लोबिन तो रक्तदान के बाद मेरा हीमोग्लोबिन कम होगा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। रक्त की कमी बिल्कुल नहीं रहती है, रक्त का पुनः निर्माण हो जाता है। मैं तो उल्टे एक बात और कहता हूं, पंकज जी, मैंने रक्तदान दिया और मेरी बोन मैरो एक्टिवेट हुई, क्योंकि रक्त निकला तो बोन मैरो एक्टिवेट हुई, बोन मैरो ने एक्टिवेट होकर के नया रक्त बनाया। तो मुझे एक बात बताइए, पुराना रक्त की जगह पर बोन मैरो का एक्टिवेशन भी हुआ और नया रक्त भी बना, तो मेरे शरीर में उत्साह का संचार होगा या कमजोरी का संचार होगा? ये एक भ्रम है, इस भ्रम को अपने को दूर करना है ताकि रक्तदान को हम अधिक से अधिक प्रोत्साहित कर सकें। एक भ्रम और भी रहता है, लोग कहते हैं कि अरे इतनी मोटी सुई लगा देते हैं उसमें, तो इतनी मोटी सुई लगा करके सुई को देख करके कई लोग डर जाते हैं और कहते हैं कि बहुत दर्द होगा। मैं आपको एक बात बड़ा स्पष्ट रूप से बतला दूं कि हमारे देश में जो नीडल और सिरिंज हैं या ब्लड बैग्स हैं वो पहले बाहर से आते थे, वो जमाने गए। अब तो हम ब्लड बैग भी और नीडल सिरिंज भी बाहर दे सकते हैं, बाहर वालों से हम नहीं मंगवाने वाले हैं।
एक बात। और दूसरा, जो नीडल रहती है ना हमारे देश की, वो इतनी बढ़िया और सुरक्षित रहती हैं कि आपके शरीर में कब चली जाएंगी आपको पता भी नहीं चलेगा। बस एक कांटा भर चुभने का दर्द होगा, लेकिन उस दर्द के बाद जीवन दान देने का जो एहसास मन में आएगा ना, और वो एहसास आपके मन में जो उत्साह का संचार करेगा ना, आप जानते भी नहीं होंगे कि मैंने जो रक्त दिया है वो किसके लिए प्रयोग किया जा रहा है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, धर्म, जाति, सभी जो दीवारें हैं ना, वो रक्तदान से टूट जाती हैं। मुझे नहीं पता रहता कि मेरा रक्त किसी मुस्लिम को दिया गया या ईसाई को दिया गया या किसको दिया गया। मैं, यदि मुझे आवश्यकता पड़ी, मुझे रक्त मिला, तो मुझे किस व्यक्ति का या किस जाति विशेष के व्यक्ति का रक्त मिला। तो ये जातियों, धर्मों के जो मतांतरों की, नफरतों के बंधनों को तोड़ने का काम भी यदि कोई करता है तो वह रक्तदान ही करता है। ये मैं निश्चित रूप से बता दूं, अपने जीवन काल में करते आए हैं जब तक आपका चर्चा हुआ। जी 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 जी। और मुझे कहते हुए बहुत अच्छा लगता है कि एक वक्त से मैं भी करते आया हूँ, हालांकि कोरोना काल में मैं भी नहीं कर पाया था, लेकिन उन सबके बावजूद भी आज भी कई लोग हैं ना कि आपकी बातों से लोगों की शंकाएं दूर हो गई होंगी, जो ब्लड डोनेट नहीं करते थे, घबराते थे, उन्हें डर लगता था, और सवालों के जवाब मिल गए होंगे। लेकिन उन सबके बावजूद भी एट लास्ट बट नॉट लीस्ट, ये एक संदेश प्रोत्साहन के लिए, प्रेरित करने के लिए, अपील के जरिए आप क्या कहना चाहेंगे, खासकर युवाओं के लिए जिसकी उम्र हो गई, वो उससे सक्षम नहीं है, लेकिन जो युवा जनरेशन जो सबसे ज्यादा इस देश में भी है, वो कैसे इसमें भाग लें, हिस्सा लें, डरे ना, संकोच ना करें? हाँ, बिल्कुल, आपके माध्यम से एक संदेश मैं जरूर सभी तमाम देखने वालों को, दर्शकों को अवश्य देना चाहूंगा कि आप इस भ्रम के मायाजाल को तोड़ें। रक्तदान करने के बाद आपको किसी प्रकार की कोई कमजोरी महसूस नहीं होगी, अपितु नया रक्त बनेगा, बोन मैरो एक्टिवेट होगी, नए रक्त का संचार होगा। एक बात और भी जो मैं बतलानी भूल गया शायद, जब हम रक्तदान करने जाते हैं तो मेरे शरीर की पूरी जांच मुफ्त में हो जाती है, फ्री ऑफ कॉस्ट। मेरा हीमोग्लोबिन बतला दिया जाता है, मुझे कोई हार्ट की प्रॉब्लम है तो वो पता चल जाती है, आदि आदि। तो मुझे जाकर के विशेष रूप से अपनी चिकित्सकीय जांच नहीं करवाने की आवश्यकता पड़ती। तो मैं दर्शकों को यही कहूंगा कि जीते जीते रक्तदान का संकल्प लें, रक्तदान करें, करवाएं, लोगों को जीवन दान दें। रक्तदान महादान है, कई यज्ञों के पुण्य के बराबर एक रक्तदान रहता है। रक्तदान नफरतों की सभी दीवारों को तोड़ करके पूरे समाज को एक सूत्र में बांधने का काम करता है। इसके प्रति किसी भ्रम को ना पालें। जब तक आप स्वस्थ हैं, किसी संक्रामक रोग से ग्रस्त नहीं हैं और रक्तदान करने के लिए आप सक्षम हैं, तो रक्तदान अवश्य करें। और मेरा देश यदि संकल्प ले ले, 135 करोड़ की जनसंख्या वाला देश यदि संकल्प ले ले, तो मेरे देश में रक्तदान इतनी अधिक मात्रा में हो सकता है कि ना तो कोई थैलीसीमिया से ग्रस्त बच्चा रक्त के अभाव में दम तोड़ेगा, और ना ही कोई मरीज जिसे रक्त की आवश्यकता है और रक्त नहीं मिल पा रहा है वो दम तोड़ेगा। एक संकल्प अगर हम ले लें कि जीते जीते रक्तदान, जाते जाते नेत्रदान, अंगदान, तो निश्चित रूप से हम सफल हो सकते हैं सभी को जीवन दान देने में। एक छोटी सी बात और कह दूं कि कई लोगों को ये रहता है कि पता नहीं जिसका रक्त मेरे को चढ़ाया गया, एक आध फिल्म भी ऐसी आई थी पंकज जी, कि उसमें कहा कि भाई ये रक्तदान करेंगे तो जैसे मेरा रक्त अगर किसी को दिया गया तो मेरे जीवन की बातें उसको दिखाई देंगी या सुनाई देंगी। मैंने आज तक पंकज जी ऐसा कोई व्यक्ति नहीं देखा कि जिसने रक्त लगने के बाद ये कहा, अरे मेरे को तो रामलाल का खून चढ़ा दिया, वो दारू पीता था, लाओ अब दारू पिलाओ। ऐसा ये भ्रम है, पता नहीं क्यों हम पाल लेते हैं अपने जीवन में। तो हम रक्तदान करें, जीते जीते रक्तदान, जाते जाते नेत्रदान। ये मेरा एक संदेश सभी बहुत शुक्रिया दर्शकों। सर नरेंद्र आहूजा जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे पास जुड़ने के लिए और तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और कोशिश करिएगा कि साल में एक बार तो रक्तदान जरूर करें। बहुत बढ़िया।